हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 7th क्लास है और 7th क्लास में देख रहे हैं हमारे अतीत सेकंड जो हमारी बुक है हिस्ट्री की, और बेसिकली उसी में जो हम लोग आपका पढ़ रहे थे आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चैप्टर हम लोग 4 नंबर शुरू किए थे मुगल साम्राज्य। कल के चैप्टर में हमने दिल्ली सल्तनत के विषय में पढ़ा, उसको जानने का उसको पढ़ने का प्रयास किया। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 का एक अच्छे से हो भी चुका है। आज हम इसके सेकंड चैप्टर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेक्चर की तरफ। देखिए, तो सबसे पहले हमने जो है इसमें पढ़ा कि कैसे मुगल सत्ता स्थापित हुई, उसके विषय में हमने गौर करके एक एक चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ा और समझा और एक एक करके गौर करके देखा है। ठीक, ये देख लिया। ये हमने दिल्ली का लाल किले को देखा है, किस प्रकार का लाल किला है देख लिया आप सबने। और हमने इस किसे देखा कि ये आपका मुगलों की ही एक विरासत है उनका द्वारा, जिसे हम आज भी देखते हैं। और दिल्ली के लाल किले से ही प्रधानमंत्री 15 अगस्त को अपना झंडा फहराते हैं और जनता को यानी कि राष्ट्र को संबोधित करते हैं, संबोधन देते हैं। ठीक, उसके बाद हमने देखा मुगल कौन थे। तो हमने देखा कि वो माता की ओर से तो चंगेज खान के वंशज थे और पिता की ओर से वो तैमूर के वंशज थे। ठीक, और वो अपने आप को तैमूर के वंशज कहलवाना ज्यादा पसंद करते थे। क्या करते थे कि वो तैमूर का वंशज अपने आप में कहलवाने के लिए ज्यादा पसंद करते थे, ना कि आपका किसके रूप में बच्चों, चंगेज खान को। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा यहां इसमें देखा कि बीच में चंगेज खान बैठा हुआ है और इनकी सबकी बाबर, जहांगीर, मिर्जा, मोहम्मद मिर्जा, इन सब की जो फोटो है, इमेज है, वो आपकी बनी हुई है, ताकि ये अपने आप को उसका वंशज और अपने आप को महान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाएं। उन्होंने अपनी वंशावली का जो है एक चित्र प्रदर्शन किया था और मुगलों ने अपने आप को तैमूर वंशज का चित्र के साथ देखा, जो उनके लिए बड़ी अपने आप में गरिमा वाली बात थी। फिर हमने देखा कि मुगलों के जो सैन्य अभियान थे वो किस प्रकार आपका सैन्य अभियान थे, किस प्रकार से वो अपने सेना का प्रचलन कर रहे थे, कैसे उन्होंने आपके पानीपत का युद्ध लड़ा 1526 में और दिल्ली के सुल्तान बेलोर शाह लोधी को हराकर बाबर ने दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया। दिल्ली और आगरा पर इसका कब्जा होने के बाद फिर उसने और लड़ाइयां लड़ी, जिसे आप देख सकते हैं, जिसमें गोलकुंडा था, बहुत सारे क्षेत्र है। और हमने इसमें देखा कि पहली बार इसने क्या किया था, इसी युद्ध में तोप और गोलों का इस्तेमाल भी किया था। ठीक, ये 16वीं शताब्दी में पहली बार ऐसा युद्ध था जिसमें आपका तोप और गोलों से लड़ा गया युद्ध था। ठीक, अब आप देखिए, थोड़ा बाबर के विषय में हमने कल पढ़ लिया था, किसने 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम शाह लोधी को हराया, अफगान समर्थक को हराया, खानवा का युद्ध लड़ा और इसमें राणा सांगा और उसके राजपूत लोगों को आपका हरा दिया था। फिर चंदेरी का युद्ध हुआ, उसमें राजपूतों को हराया और उनने फाइनली अपनी मृत्यु से पहले क्या किया, उसने दिल्ली और आगरा पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। उसके बाद नंबर आया अब आपका हुमायूं का। हमने हुमायूं के कार्यकाल को 2 भाग में देखा, 1530 से लेके 1540 और 1555 से लेके 1556 तक। ठीक, और इसी के 2 पार्ट में हम लोगों को आपका देखने के लिए मिलता है। देख लिया, चलिए। और फिर ये इसने कैसे जो अपना साम्राज्य था वो 4 भागों में बांट दिया और फाइनली इसने शेरशाह सूरी से वापस अपने राज्य को प्राप्त कर लिया। उसके बाद अकबर को थोड़ा देखेंगे। अकबर ने पहले कैसे युद्ध किया, पहले कैसे बैरम खां पूरा राज्य चला रहा था, उससे फ्री हुआ और फिर अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज्बेकों को से दबाया, इन सभी को देखा। बहुत सारे सैन्य अभियान चलाए, मिर्जा हाकिम के पक्ष में जो विद्रोह हुए उनको देखा, सूफीवादों को हराकर गांधार पर अपना कब्जा करा, आगे लड़ाई लड़ी। जहांगीर को भी हमने आपका देख लिया था कि जहांगीर कौन था, सलीम का ही
बचपन मतलब जहांगीर जो था वो आपका सलीमी था, यानी कि जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। और हमने देखा इसने मेवाड़ के सिसोदिया अमर सिंह को मुगलों की सेवा स्वीकार करने के लिए मनाया, और इसने सिक्को अहमदनगर पर बहुत सारे अभियान चलाए जो अंशकालिक सफल हुए लेकिन पूर्णतः सफल नहीं हुए। अब शाहजहां को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, हम बीच में छोड़ दिए थे लेकिन कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए दारा सिक्कों तक हम लोग देख चुके थे। बेसिकली हमने यह आपका देख लिया था जो शाहजहां का जो आपके पुत्र हैं, ठीक, इन चारों पुत्रों ने क्या किया था, उत्तराधिकारी के लिए वापी लड़ाई हो गई और औरंगजेब ने अपने 3 भाई यानी कि दारा सिकों समेत उनकी मृत्यु कर दी। और मृत्यु के बाद क्या हो गया कि खुद शासक बन गया और शाहजहां को जेल में डाल देता है। अब देखिए ये है औरंगजेब। कहते हैं कि औरंगजेब से बड़ा खतरनाक शासक कोई नहीं था। कह रहे हैं कि 1658 से लेकर 1760 तक 1963 में उत्तर पूर्व में अहम विजय प्राप्त कर उसने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफ जई और सिक्कों के विरुद्ध अभियान में असफलता मिली। मालवाड़ के राठौर ने राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण यह था कि आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकारी मुगल के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप था। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान आपके सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी को आगरा के मुगल कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने स्वतंत्र शासक होने का घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध अभियान चलाया। राजकुमार अरब अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसे उसने मराठों और दक्कन की सुल्तान का सहयोग मिला। अंततः वह सूफीवाद ईरान भाग गया। ठीक। नंबर 2, अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध आपकी सेना भेजी। 1685 में बीजापुर, 1667 में गोलकुंडा को मुगल राज्य में मिला लिया। 1658 में औरंगजेब ने दक्कन के पठार छापामार पत्ती का उपयोग कर रहा था के विरुद्ध अभियान शुरू किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों, सनातनों और उत्तर पूर्व में अहोम दक्कनों का सामना करना पड़ा, जिसके पश्चात उसकी मृत्यु भी आपका हो गई थी। ठीक। क्या कर दिया, इसकी जो मृत्यु है वो भी आपका हो गई। तो औरंगजेब का जो पूरा समय रहा वो आपने इसको देखा। ठीक। लेकिन ये आपको सीखना चाहिए कि जितना लंबा शासन औरंगजेब ने किया और जितने बड़े क्षेत्र पर उसने विजय प्राप्त की, ये उसके शासन प्रशासन की उपलब्धि थी और उसमें योग्यता इतनी कूट कर भरी थी कि उसने इतने लंबे समय तक और पूरे मतलब आप देखिए यानी कि दक्षिण भारत पर उसने लगातार अभियान चलाए और अधिकतर सभी अभियानों में वो आपका सफल भी रहा और दक्षिण भारत को गोलकुंडा, बीजापुर इन सबको मिलाने में काफी हद तक आपका सफल भी रहा। पिछले चैप्टर में जब मैंने आपको दिखाया था तो मैंने आपको मैप पूरा बना के समझाया था कहां पर वारंगल है, कहां पर गोलकुंडा है, कहां पर विजयनगर है, कहां पर अहमदनगर है, अहमदाबाद, ये सारी चीज मैंने आपको दिखा दी थी। तो उस मैप को जो मैंने आपको रफ कॉपी में बनवाया था, अगर आप लोगों ने बनाया हो और उसको देखा हो तो सारी चीजें आपकी बिल्कुल क्या हो जाएंगी, बहुत स्पष्ट हो जाएंगी अगर आप उसको देख लोगे तो, जो हमने रफ कॉपी में बनाया। क्लियर है? फिर भी एक बार थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, यहां से ही देखते हैं। देखिए मुगल कहां बैठे हैं? आगरा, दिल्ली में। यानी कि कोई अपनी कैपिटल को दिल्ली कर लेता है, कोई अपनी को आगरा कर लेता है। अब यहां से ही ये क्या कर रहे हैं, अजमेर पर कब्जा, चित्तौड़ पर, रणथंभौर पर, मालवा पर, अहमदनगर, गोलकुंडा। अब देखिए दिल्ली से ये क्षेत्र सारे दूर पड़ते हैं, तो दूर वाले क्षेत्र पर नियंत्रण करना थोड़ा सा कठिन था। इसके लिए मुगलों के लिए, क्योंकि यहां पर विद्रोह बार बार होते रहते थे और जैसे ही दिल्ली सल्तनत या आपका मुगल थोड़े सेंट्रल में कमजोर हुए, ये अपने आप को फ्री कर देते थे या कोई ना कोई विद्रोह कर देते थे, जो कहीं ना कहीं दिल्ली और आगरा में बैठे हुए शासक के लिए, सुल्तान के लिए बड़ी चिंता का विषय रहता था। ठीक।
हालांकि पंजाब लाहौर तक यह अपना कब्जा रखते थे, क्योंकि ये पास का रीजन है। कांधार में भी ऐसी स्थिति हो जाती थी, सिंध में भी लगभग सेम स्थिति थी, और इधर बंगाल भी वहां इनसे काफी दूर था। इसलिए बंगाल में अहमदनगर, गोलकुंडा, आपके बीजापुर में बड़े विश्वसनीय लोगों को ही आपका सूबेदार बनाकर आपका वहां भेजा जाता था। और ये सूबेदार भी ऐसे होते थे कि जैसे ही आपका कुछ फ्री हुआ और उसके बाद क्या करते थे, क्या होता था कि जैसे ही शासक कमजोर हुआ केंद्र में, ये तुरंत अपना जो था ये अपने आप को फ्री करने की घोषणा कर दिया करते थे। क्लियर है? ये आपको देखना होगा। तो एक बार थोड़ा सा मैप को देखिए कि कहां पर क्या स्थिति है, और बनाना चाहें तो आप अच्छे से बना सकते हैं। क्योंकि जब मैं बार बार बीजापुर, गोलकुंडा का आपका जिक्र करता हूं तो आपको ऐसे लगता है पता नहीं सर कहां की बात कर रहे हैं। तो स्पष्ट होना चाहिए कि दिल्ली से गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बंगाल, सिंध, मालवा, रणथंभौर, चित्तौड़, अजमेर की बात हो तो यही वो ऐसे प्रांत है, ऐसे क्षेत्र जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं। क्लियर है? ये हमको ध्यान देना है। देख लीजिए एक बार मैप को, फिर इसमें हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। देख लिया? चलिए, उत्तराधिकार की मुगल परंपरा है। अब क्या है कि उत्तराधिकार की मुगल परंपरा है। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम पर विश्वास नहीं करते थे, यानी कि उनका बड़ा पुत्र ही शासक बने, इसमें कोई ऐसा विश्वास नहीं था। जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था, इसके विपरीत उत्तराधिकारी हों जिसमें उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों को कर दिया जाता था। लेकिन तालिका वन में दिए गए रंगीन उदाहरणों को पढ़िए और मुगल राजकुमारों के विद्रोह से जुड़े प्रमाण पर गौर कीजिए। आपके अनुसार उत्तराधिकारी का कौन सा तरीका श्रेष्ठ था, ज्येष्ठतम या शाहदायात का? अब देखिए इनके सामने क्या दिक्कत थी कि जिस तरह से हमारे यहाँ हिंदू राजाओं में जो बड़ा पुत्र होगा वो ही शासक बनेगा, ऐसी योग्यता थी, ऐसे हमारे यहाँ प्रचलन था अगर हम वंशानुगत की बात करें। लेकिन मुगलों में ऐसा कुछ नहीं था। क्या था? मुगलों में ऐसा कुछ नहीं था। और जब मुगलों में ऐसा कुछ नहीं था तो इनके सामने सबसे बड़ी समस्या पता क्या खड़ी होगी मेरे प्यारे बच्चों? समस्या ये खड़ी हो जाती है कि आखिरकार अब जो हमारा शासन है, मान लीजिए एक पिता के 4 पुत्र हैं, तो पिता अपने समय में क्या कर देगा, उन क्षेत्रों को आपस में विभाजित कर देगा, बांट देगा कि तुम्हें इस क्षेत्र का, इस राज्य का शासन दे रहा हूं, तुम्हें इतने क्षेत्र का शासन दे रहा हूं, आपको इतने क्षेत्र का शासन दे रहा हूं। तो अपने जीते जी कर देता था। नहीं तो औरंगजेब जैसे पुत्र क्या करते थे, अपने भाइयों को या तो सहमति प्राप्त कर या उनको मारकर संपूर्ण क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया करते थे। तो ऐसी बहुत सारी घटना जो है हमको देखने के लिए मिली हैं और इन पर थोड़ा सा गौर करने वाली बात है। देख लिया? आगे बढ़ जाएं। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। तालिका वन को फिर से देखें, आप पाएंगे कि मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया था। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो कई अन्य शासकों ने स्वेच्छा से अपनी सत्ता को स्वीकार कर लिया। राजपूत इसी का एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घरानों में अपनी पुत्रियों के विवाह कर उच्च पदों प्राप्त किए, परंतु कई ने इसका विरोध किया। अब देखिए होता क्या है, वो तो ने मुगलों के साथ जो आपके राजपूत थे उन्होंने मुगलों की सत्ता को स्वीकार किया। स्वीकार कर उन्होंने आपस में शादी की यानी कि वैवाहिक संबंध बनाए, अपनी पुत्रियों को मुगल घरानों में दिया और उसके बाद उनको क्या कर दिया गया, उनको उच्च पदों पर यानी कि उनको बड़े मनसब आपके प्रदान कर दिए। किसी को सेनापति बना दिया, किसी को 2400 का आपका मनसब दे दिया, किसी को 1000 का मनसब दे दिया, आप किसी को 10,000 का, किसी को 4800 का। इस तरह से उनको उच्च पदों पर आपका बैठा दिया गया था। ठीक, अब कह रहे हैं ऐसे में ही है, मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे
हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मान्य व्यवहार किया और उन्हें जागीर यानी के वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजय करने के परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बरते गए संतुलन की वजह से मुगल भारत में अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। फिर भी एक तालिका एक पर गौर करिए, और जब आप शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आए थे तो औरंगजेब ने उनका अपमान कर दिया, और अपमान का परिणाम क्या हुआ। अब देखिए बता रहे हैं कि ये हमेशा ऐसे करते थे, जरूरी नहीं, क्योंकि मुगलों ने जब शिवाजी औरंगजेब के दरबार में पहुंचते हैं और मुगलों की सत्ता स्वीकार करना चाहते हैं तो उन्हें लगा था कि उनके लिए एक सम्मानजनक व्यवहार होगा, जबकि क्या नहीं हुआ उनके साथ, ऐसा कोई सम्मानजनक व्यवहार आपका नहीं हुआ। और सम्मानजनक व्यवहार ना होने की स्थिति में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपके शिवाजी और औरंगजेब के बीच अपमानित होने की स्थिति में वो आगरा के किले में कैद हो जाते हैं, वहां से उन्हें भागना पड़ता है और फिर वो आपका मुगलों के खिलाफ क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं। जबकि वहीं मेवाड़ का एग्जाम्पल है, अकबर जब युद्ध कर रहा था तो उनके साथ बड़ा व्यवहार रूप से आपका पेश आता है और अंततः मुगलों ने उनको हराने के बाद भी उनके साथ सम्मान्य व्यवहार किया, जिसकी वजह से जो उनके संबंध थे और भी बढ़ते चले गए। और यही कारण था कि जो आपका अकबर के समय में तो थोड़ी उसकी प्रसिद्धि थी, लोकप्रियता थी, वो आपका इन्हीं सभी कारणों से आपका बढ़ गई थी। तो एक बार पीछे जितना हमने पढ़ा है आप इसको गौर करके देख लीजिए, बात कर लीजिए। किसी का कोई डाउट है, किसी कोई क्वेरी है, आप मुझसे पूछ लीजिए। देखिए फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ जाए। देखिए मनसबदार और जागीरदार, जैसे जैसे साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्र शामिल होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूह के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ कर दिया। शुरू में तो ज्यादातर सरदार तुर्क यानी कि आपके तुर्कानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्हें शासक वर्ग में ईरानी, भारतीय, मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों व अन्य समूह को शामिल कर लिया गया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसब कहलाते थे, यानी कि जो मुगलों की सेना में आने वाले नौकरशाह थे, यानी कि जो उच्च पदाधिकारी थे, उनको क्या कहते थे, उनको मनसब कहते थे। क्या बोलते थे उनको, मनसब। ठीक, मनसब शब्द का प्रयोग प्राय ऐसे व्यक्ति के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कि कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी। क्या थी, मुगलों द्वारा चलाई गई आपका श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद 1, पद 2, वेतन 3 तथा सैन्य अधिकारी निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण किया जाता था, संख्या पर निर्भर करता था कि जात की संख्या कितनी अधिक होगी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाएगी, उसका वेतन भी उतना ही अधिक होगा। यानी कि कुल मिलाकर कास्ट यानी कि जाति के आधार पर, जात के आधार पर उनको मनसब मिलता था। कि क्षेत्र को मान लीजिए अगर राजपूत का बहुत बड़ा क्षेत्र आ गया तो जितने भी राजपूत होंगे उनकी संख्या के आधार पर उनको वैसा ही आपका मनसब प्रदान कर दिया जाएगा, उनका दरबार में वैसा ही वर्चस्व हो जाएगा, वैसा ही उनको पद आपका मिलेगा। ये कुछ नियम था कहाँ का, मुगल का। जो सैन्य उत्तराधिकारी मनसबदार को सौंपे जाते थे उनके अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। अब जो उनको सौंप दिया उनको घुड़सवार रखने पड़ेंगे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण करने के लिए लाते थे, वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन्हीं कार्यवाही के बाद उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन स्वराज एकत्रित करने वाली भूमिका के रूप में थे, जिन्हें जागीर कहते थे, जो करीब इक्ताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से विभिन्न अपने जागीरों को नहीं आते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे।
उनके पास अपनी जागीरों के अलावा राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकरों के लिए एकत्र करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी भाग में सेवारत थे। क्या थे? जबकि वो किसी भाग में आपके सेवारत रहते थे। तो देखिए किस प्रकार ये आपका मनसबदार है, ये उसके सैनिक है, किस प्रकार से युद्ध कौशल के लिए जा रहे हैं। आप इसको एक बार गौर करके देखिए, फिर हम इसमें आगे बढ़ जाएंगे। देख लीजिए पहले आप इसको मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देख लिया इतना आपने। अब देखिए 5000 जात वाले अभिजात का 1000 जात वाले अभिजात से ऊंचा था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी थी। औरंगजेब के काल में तमाम ऐसे मनसबदार थे जिनकी संख्या 79 हो गई थी। इसका अर्थ है कि राज्य का खर्चा बढ़ गया था। ठीक, अब देखिए अकबर के शासनकाल में इन जागीरों को सावधानी पूर्वक आकलन किया था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के करीब बराबर हो जाए। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार वेतन कम था, मनसबदारों की संख्या भी अत्यधिक वृद्धि हो गई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने वालों का एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या कम हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीरों की यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सकते हैं। अपने शासकों के अंतिम समय में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण रखते थे। इस कारण से किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। ठीक, तो यानी कि अल्टीमेटली डिपेंड करता था आपका राजस्व पर कि जो राजस्व है वो कहां से आएगा, किस माध्यम से आपका वसूला जाएगा, इन सभी को देखना होता था और इन सभी पर आपकी बात भी करनी होती। अगला है जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था क्या? कि जो हमको राजस्व मिल रहा है प्रमुख रूप से जो किसानों की उपज है उससे। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया यानी कि स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। जो गांव का मुखिया है वो राजस्व इकट्ठा करता था और वही मुगल सल्तनत को पता था। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर कोई शक्तिशाली सरदार, मुगल एक ही शब्द यानी जमींदार का प्रयोग करते थे। क्या होते थे? जमींदार का प्रयोग करते थे। ठीक, अकबर के राज्य मंत्री टोडरमल ने 10 साल की कार्यावधि में कृषि की पैदावार, कीमतों तथा कृषि की भूमि की सावधानीपूर्वक संरक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल के नगद रूप में कर का तय निश्चित किया। प्रत्येक सूबे में राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक कोई हर फसल का राजस्व दर अलग सूची में बनाने को आपका तैयार करने को कहा गया। एक क्या कहा गया? सबको अलग तैयार करने के लिए कहा गया और बनाया गया। इस व्यवस्था को जब्त कहा गया। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां मुगलों की प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण करते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रखते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में ही संभव हो पाया। कह रहे हैं कि गुजरात और ये सारे जो प्रांत थे इनमें ही आपका सफल हो पाया। पहले देखिए किस तरह से राजा जो जमींदार था इनसे कर लेता था, फिर वो इस तरह से कैसे आपका ट्रांसफर करता था। आप इस कर को समझ सकते हैं कि कैसे यह ट्रांसफर हो रहा था। और मुगलों की जो मेनली व्यवस्था थी वो किस पे टिकी थी? किसानों के द्वारा दी गए राजस्व पर ही ये सब कुछ आपका डिपेंड था।
चलिए, आप कह रहे हैं कि कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल शासकों द्वारा उनका शोषण किए जाने की स्थिति में वो आपका विद्रोह कर देते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर में किसानों ने मुगलों साम्राज्य का अस्तित्व को आपका चुनौती दे दी थी। ठीक, तो मुगल साम्राज्य में कैसे शासन चल रहा था, इसका जो मुख्य जुड़ाव था उसको आप देख चुके हैं कि बेसिकली जो आपका टैक्सेशन है, जो आपकी कर व्यवस्था है, उसी के अनुसार शासन प्रशासन चल रहा है। किसान से आपका जमींदार ले रहा है, जमींदार आपका राजा को चुका रहा है, सुल्तान को चुका रहा है। इसी तरह की व्यवस्था थी और उसी तरह की सारी चीजें चल रही थी। तो फिलहाल जितना हमने चैप्टर में अभी तक पढ़ा है, आप इसको एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए। कोई भी आपका डाउट, कोई भी कमेंट हो, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा पूछ लीजिए, फिर हम इसमें आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।